तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट एवन स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस और आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग एक सिस्टम के थ्रू ह्यूमन बॉडी में होता है जिसको कहते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बॉडी। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सब्सटेंस को, वेरियस सब्सटेंस। अब ये वेरियस सब्सटेंस में क्या आता है? अब इस वेरियस सब्सटेंस में आते हैं हम लोग के, इस वेरियस सब्सटेंस में आते हैं हम लोग के ब्लड आता है। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन समझना मेन पॉइंट है, ठीक है ना। देखो, ब्लड आता है और आते हैं हम लोग के हार्मोन्स, ठीक है ना। हार्मोन्स, ब्लड हार्मोन्स एक्सेट्रा। लेकिन ये दो मेन चीज होती है जिन्हें आप लोग को याद रखना है, ब्लड और हार्मोन्स, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। अब वो वेरियस सब्सटेंस में क्या आते हैं हम लोग का? ब्लड, हार्मोन्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से। तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पहला कंपोनेंट है हम लोग का हार्ट। हम लोग इसके बारे में लेटर ऑन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा कंपोनेंट हम लोग के पास ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल होता है हम लोग के पास तीन प्रकार की, पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन्स, तीसरा होता है हम लोग के पास कैपिलरीज, ठीक है ना। मतलब ब्लड वेसल्स तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आर्टरी, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरी। तो अभी तक हम लोग ने दो कंपोनेंट पढ़ लिए, पहला है हार्ट और दूसरा है ब्लड वेसल, तीसरा हम लोग का ब्लड। ब्लड आप लोग जानते हैं। अब ब्लड में होते हैं दो कंपोनेंट मेन, वो होते हैं प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुसल्स। प्लाज्मा होता है कि प्लाज्मा क्या होता है? फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल, ठीक है ना। और ब्लड कॉर्पुसल्स क्या होते हैं? हम लोग के रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल। लेकिन अब आप लोग क्लास 10th में आ गए तो आप लोग को रेड ब्लड सेल्स नहीं बोलना होगा, अब आप लोग को बोलना होगा रेड ब्लड कॉर्पुसल्स एंड व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, ठीक है ना। और चौथा है हम लोग का लिम्फ। लिम्फ के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लिम्फ एकदम आप लोग के क्लास में न्यू आ गया, लेकिन मैं आप लोग को इस वीडियो में एकदम आसानी से लिम्फ क्या होता है समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग एक एक कंपोनेंट को अच्छे से समझ लेते हैं अपनी वीडियो में। तो हम लोग के पास अपना पहला कंपोनेंट आ चुका है हार्ट। अब हार्ट क्या होता है? ये है हार्ट यार, ये देख लो, कौन नहीं जानता है हार्ट, ठीक है ना। हार्ट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन विच पुशेस ब्लड अराउंड द बॉडी। मतलब हार्ट एक मस्कुलर, ये देख रहे हो, ये इसमें मांस है तो ये क्या है? एक मस्कुलर। और हार्ट क्या होता है? धक 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 धड़कता है ना। अभी आप लोग अपने दिल पे हाथ रखिए तो देखिए वहां से धक 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 एक आवाज आएगी, ठीक है ना। अब वो आवाज कहाँ से? तो वो आवाज आती है हार्ट से, ठीक है ना। मस्कुलर, इसमें मांस और ये धक धक हो रहा है, पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन विच पुशेस द ब्लड अराउंड द बॉडी। आपने हार्ट का एक फंक्शन आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो हम भी बता देता हूँ। हार्ट का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड अलोंग होल ह्यूमन बॉडी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ब्लड वेसल्स। तो देखो ब्लड वेसल्स, पहला हम लोग का ब्लड वेसल है आर्टरीज। अब आर्टरी क्या होती है? देखो, आर्टरी होती है वो एक नस होती है। मैं अभी आप लोग को बताया, अभी आप लोग अपने हाथ में देखिए, आप लोग अपने हाथ के राइट हैंड साइड तरफ देखिए, उससे जस्ट थोड़ा सा हाथ से पीछे वहां पे आप लोग को एक नस दिखती होगी। वो ग्रीन वाली नस से थोड़ी अलग होती है, वो थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी टाइट सी होती है, वो होती है हम लोग की आर्टरी। तो चलो अब हम लोग आर्टरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आर्टरी हम लोग की कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। द प्रेशर exerted by arteries while blood leave heart is rapid and thus walls of arteries are thick, ठीक है ना। तो आर्टरी हम लोग की कैरी करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि आर्टरी हम लोग की कैरी क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड। कहां से कहां तक? फ्रॉम द हार्ट टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी, ठीक ना। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड रिच इन ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं आखिर प्रेशर कैसे एक्सर्ट हो रहा है। तो देखो, प्रेशर जो आर्टरी में एक्सर्ट करता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, ठीक है ना। देख लो, प्रेशर जो होता है काफी ज्यादा रैपिड होता है, ठीक है ना, आर्टरीज में ब्लड का। तो इसीलिए आर्टरी के वॉल होते हैं हम लोग के थिक, ठीक है ना। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। हम लोग ब्लड वेसल का हमने पहला कंपोनेंट जो है आर्टरीज वो हम लोगों ने समझ लिया है। तो हम लोग दूसरा कंपोनेंट समझ लेते हैं। दूसरा हम लोग का वेन्स। आप लोग अपने बॉडी में देखो, अपने हाथ में देख लो, ग्रीन कलर की नस देखिए, उस ग्रीन कलर की नस को कहते हैं हम लोग वेन, ठीक है ना। अब वेन के बारे में पढ़ लेते हैं। वेन आर द वेसल ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट सपोर्ट सर्कुलेशन बाय कन्वेइंग ब्लड टू हार्ट, ठीक है ना। मतलब वेन वेसल्स होती है। अब हम लोग की नस क्या होती है? वेसल। वेसल मतलब पता है ना, जो चीज अंदर से एक पाइप, समझ लो कि पाइप टाइप का हम लोग का पाइप ही वेसल होता है, ठीक है ना, एक टाइप से, ठीक है ना। तो वेन्स एक ऐसी पाइप, एक ऐसी वेसल है
जो हम लोग का ब्लड पूरे बॉडी से लेकर के हार्ट में लेके जाती है। अब ऐसे क्यों करते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है वो उसको हार्ट में लेके जाती है, हार्ट में वो प्यूरिफाई हो जाता है, फिर हार्ट उसको पूरा बॉडी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। अभी आपने बस ये मेन डेफिनेशन याद कर लीजिए। तीसरा हम लोग का कैपिलरीज। अब मैं माफी चाहता हूँ यार, मैं आप लोगों को कैपिलरीज नहीं दिखा सकता, क्योंकि कैपिलरीज होता है बॉडी के अंदर हार्ट और लंग के पास, ठीक है। तो हम लोग कैपिलरी के बारे में पढ़ लेते हैं। Arteries divide into extreme small thin branches on reaching tissues. These small branches are called capillaries. Capillaries have wall one cell thick through which the exchange of material between the blood and surrounding cell take place across this thin wall. ठीक है ना। तो देखो आर्टरी क्या होता है ना, जब वो टिश्यू के पास पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा थिन हो जाता है, और ब्रांच ब्रांच का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये देखो। तो देखो यार, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ आर्टरी का कैसे थिन होती रहती है। ये है एक आर्टरी अच्छी खासी, ठीक है ना। अब ये आर्टरी देखो, अब यहाँ से क्या करते हैं, टिश्यू के पास पहुंचने के बाद ऐसी थिन वेसल्स में क्या हो जाती है, ब्रेक करने लग जाती है, डिवाइड होने लग जाती है। ये आप लोग देख सकते हो, ऐसे ऐसे थिन वेसल्स देख सकते हो ना, ऐसी ये पतली होते रह जाती है, फिर ये बाद में जाके ऐसे जाके फिर से मिल जाती है, ठीक है ना। एक आर्टरी बन जाती है ऐसे ऐसे जाके, ये देखो, ये बन गई हम लोग की आर्टरी, ठीक है ना। तो चलो हम लोग कैपिलरीज के बारे में फिर से पढ़ते हैं। द आर्टरी डिवाइड इनटू एक्सट्रीम स्मॉल थिन ब्रांचेस ऑन रीचिंग द टिश्यूज, ठीक है ना। दी स्मॉल ब्रांचेस आर कॉल्ड कैपिलरीज। यही जो स्मॉल ब्रांचेस है इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कैपिलरीज। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैपिलरी के पास जो वॉल होते हैं वो होते हैं वन सेल थिक। मैंने तो तब भी बहुत बड़ा बताया, लेकिन कैपिलरी के जो असली में वॉल होते हैं वो एक सेल थिक होता है। अब तुम लोग जानते हो यार एक सेल कितना बड़ा हो सकता है, ह्यूमन का एक सेल बहुत छोटा सा होता है, एकदम माइन्यूट, उतना पतला बताओ ये कैपिलरी हो जाता है। इसलिए मैंने बोला था ना, मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता हूँ, मतलब इनके वॉल्स होते हैं वन सेल थिक, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, इसलिए मैंने बोला था मैं आप लोग को ये नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, इससे ब्लड और सराउंडिंग सेल, अब यहाँ से क्या होता है, ये इसके अंदर अभी ब्लड है, ठीक है ना, और ये है बाकी का बॉडी, ठीक है ना, रख ले बाकी का बॉडी है। तो क्या होता है ना, यहाँ से कुछ मेटेरियल बाहर आ जाता है, कुछ मेटेरियल अंदर चले जाता है, मतलब कुछ कैपिलरी से बाहर आके वो टिश्यू और सेल में दे देता है, और कुछ मेटेरियल सेल से लेकर के टिश्यू में चले जाता है, इसलिए तो इसका थिन वॉल होता है जिससे एक्सचेंज आसान हो जाए। तो चलो हम लोग देख लेते हैं यार क्या कि ब्लड का क्या होता है। तो ब्लड अगर हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ा होता है, ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रल टू ऑल सेल एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, एक लिक्विडी पदार्थ होता है ये, जो ट्रांसपोर्ट करता है हम लोग का ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हर सेल में, और पूरे बॉडी से हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, कौन, ब्लड कैरी करके, ठीक है ना। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट ऑफ सेल, मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब कॉर्पोसेल्स, ब्लड एंड लीफ सेल आर बोथ कंसीडर्ड बी कॉर्पोसेल बिकॉज दे आर सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ द बॉडी। अब देखो प्लाज्मा क्या है, सिर्फ लिक्विड है, और प्लाज्मा के अंदर होता है हम लोग का ब्लड। तो इससे हम लोग एक फ्लो डायग्राम एक समझती है, देखो ये हम लोग का हो गया प्लाज्मा, ये बड़ा सर्कल है हम लोग का प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर हम लोग का होता है क्या, ये रख लो, ये हम लोग का ब्लड। अब ब्लड के अंदर होता है ये हम लोग का प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर होते हैं हम लोग के कॉर्पोसेल्स और लिम्फ, ठीक है ना। ये है लिम्फ, ये है कॉर्पोसेल्स, ये हम लोग का प्लाज्मा, और ये हम लोग का ब्लड, ठीक है ना। देखो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आप लोग ओलंपियाड देते हो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्या है पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास लिम्फ आ चुका है। तो लिम्फ एक अनदर फ्लूइड इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन some amount of plasma protein and blood cell escape into the intercellular space in the tissue to form lymph or lymph fluid. Lymph is similar to plasma but colorless and contain less protein. वो दिमाग में घुसा नहीं होगा है ना, अभी मैं अच्छे से समझा देता हूँ। लिम्फ है एक अलग ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसका काम क्या होता है, ये हम लोग का ट्रांसपोर्ट करती है फ्लूइड, ठीक है ना। ये एक अनदर फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। इससे क्या होता है, इसमें होता है सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एंड प्रोटीन। अब देखो अब लिम्फ कैसे बनता है, ये देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, रख लो, ये है बहुत पतली सी कैपिलरीज। तो क्या होता है ना, कभी कभी कैपिलरीज से कुछ इंटरसेलुलर स्पेस में, जैसे रख लो ये कुछ इंटरसेलुलर स्पेस है, तो यहाँ थोड़ा सा ब्लड से निकल के प्लाज्मा चले जाता है, थोड़ा सा प्रोटीन चले जाता है, थोड़ा सा ब्लड सेल चले जाते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल यहाँ पे जाके फॉर्म हो जाते हैं, और इससे बन जाता है हम लोग का क्या बन जाता है, लिम्फ।
और टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। आप लोग को वन मार्कर में आ सकता है कि नेम टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या हो सकता है, ब्लड भी होता है और लिम्फ भी होता है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। क्यों होता है, क्योंकि ये भी है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड भी क्या है हम लोग का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट कलर्स। देखो लिम्फ बहुत हद तक सिमिलर है ब्लड प्लाज्मा के, रीजन आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन बहुत हद तक लिम्फ हम लोग का सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा के। अब डिसिमिलरिटी क्या होती है कि लिम्फ होता है हम लोग का कलरलेस और कंटेन करता है कम प्रोटीन, किसके हिसाब से, ब्लड प्लाज्मा के हिसाब से। तो चलो हम लोग देख लेते हैं आगे सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब तो हमने हर पार्ट के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से, तो जल्दी जल्दी अब हम लोग मेन चीज स्टार्ट करते हैं। देखो वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो हम लोग का लंग से आ जाता है हार्ट में, ठीक है ना, लंग से हार्ट में आ जाता है, जो कि है थिन वॉन्ड अपन चैम्बर। क्योंकि मैं अभी आप लोग को इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को ज्यादा आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो पहला पॉइंट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, द लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है ना। थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, ये आप लोग से पूछा जा सकता है कि ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड थिन वॉल्ड अपर चैम्बर में से आता है, तो उस अपर चैम्बर को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट आर्टरियम। ये देखो यहाँ से आया ब्लड, यहाँ से हम लोग का ब्लड आया पल्मोनरी वेन से गया कहाँ, आर्टरियम में। अब ये आर्टरियम में गया, अब रुक जाओ बस यहाँ तक आर्टरियम है, ठीक है ना। अब आगे का सीन देखो, द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग ब्लड। अब क्या होता है, अब ये लेफ्ट आर्टरियम जो है ना ये रिलैक्स हो जाती है, थोड़ा सा फूल जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ब्लड कलेक्ट कर जाता है। अब उसके बाद देखो it then contract while the next time the ventricle expands so that the blood is transferred to it। अब देखो अब ब्लड यहाँ से जब यहाँ जाने लगा, ये क्या हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। अब जब ब्लड यहाँ से यहाँ जाने लगा तो क्या होता है, तो हम लोग का ये होता है कि ये हम लोग का अब इससे तो ब्लड गायब हो गया, मतलब इससे तो ब्लड अब खत्म हो गया। अब यहाँ जाता है, देखो कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ जब ब्लड यहाँ से पास हो जाता है तो यहाँ ये अब आप ही लोग सोचना, ब्लड बढ़ने, यहाँ जब ब्लड आया तो ये फूल गया, और जब इससे ब्लड चले जाएगा तो ये भाई सिकुड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। वही चीज यहाँ भी बताई गई है। और फिर क्या होता है, अब यहाँ ब्लड गया तो बताने की जरूरत है। अब यहाँ से हम लोग का ये एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखते हैं, when the muscular left ventricle contract in turn the blood pumped out of the body। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्लू ये ऑरेंज कलर का जो रीजन देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेफ्ट आर्टरी में। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ब्लड पुश हो जाता है, और पुश होके वो पूरे बॉडी मतलब ओराटा से निकल जाता है और पूरे बॉडी के ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से दूसरा आ गया है, अब हम लोग पढ़ेंगे राइट आर्टरियम का और लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो देखो deoxygenated blood from the body to upper chamber of the right atrium it expand। अब जब deoxygenated blood आता है बॉडी में, कहा आता है अपर चैम्बर ऑफ राइट, द राइट आर्टरियम में आता है, ठीक है ना। अब ये देखो ये रहा अपर चैम्बर, यहाँ से देखो ब्लड आया ऐसे राइट आर्टरियम में आ गया। अब राइट आर्टरियम में तो बताने की जरूरत है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का एक्सपैंड करेगा, ये पॉइंट भी होगा, ठीक है। As the atrium contract, the corresponding lower chamber, the left ventricle dilates। dilates का मतलब क्या होता है, फूलना, बड़ा होना, साइज में बिगर होना, एक्सपैंड करना। फिर यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से ये गया, रुक जाओ, यहाँ से यहाँ गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो तुम ही लोग बताओ, ये पहले फूला हुआ था, अब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्लड यहाँ आ रहा है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ ब्लड आ रहा है तो अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फूलने लग जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से यार अब बताने की जरूरत है, फिर इसी के बाद एक धक होता है, मतलब एक पंप होता है, उसके बाद हम लोग का ब्लड जो है वो लंग्स में चल जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो चलो हम लोग अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड हम लोग का आया कहाँ से, बॉडी से लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है ना, लंग से लेफ्ट आर्टरियम में आया हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब लेफ्ट आर्टरियम में आया तो लेफ्ट आर्टरियम हम लोग का हुआ एक्सपैंड, क्यों रिलैक्स हुआ, क्यों, क्योंकि ये ब्लड कलेक्ट कर रहा है, उसे ये ब्लड भेज देता है हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भेजता है तो हम लोग का लेफ्ट आर्टरियम होता है कॉन्ट्रैक्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल करता है एक्सपेंड। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ओराटा से हम लोग का ब्लड पूरा बॉडी में चल जाता है। अब वही राइट आर्टरियम की बारी आ गई। अब
बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरी में, राइट आर्टरी में आता है तो राइट आर्टरी में हम लोग का हो जाता है एक्सपैंड, एक्सपैंड होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये होता है कि ब्लड हम लोग का चले जाता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड डायलेट करता है, एक्सपैंड करता है, फूलता है, ठीक है। और उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते तो यहाँ से देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग के ऑक्सीजन के लिए चला गया, यहाँ से लंग में ऑक्सीजनेशन के लिए चला गया, और हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जी हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। जी हाँ अभी पिक्चर बाकी है। अभी हम लोग को ये देखना है कि जब ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड में लंग्स, अब हम लोग यहाँ से दूसरा पार्ट, अब यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से ब्लड और लंग का रिलेशन, इसमें यार ज्यादा कुछ याद करने वाला है नहीं, छोटा सा याद करना है। इसमें हम लोग वेरियस एनिमल्स फॉर एग्जांपल रेप्टाइल एम्फीबियंस ह्यूमंस इसके बारे में पढ़ेंगे, हमें ज्यादा याद करने वाला है नहीं, लेकिन इस यहीं से मेन गिव रीजन, इस स्लाइड से मेन गिव रीजन के क्वेश्चन आते हैं, तो हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। पहला पॉइंट, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है ना। अब देखो, अब सेपरेशन किसका, सेपरेशन राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इसलिए यूजफुल होता है, क्यों, क्योंकि उससे ना वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। और ऐसा सेपरेशन, such separation allow a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. अब ये वाला जो सेपरेशन होता है काफी ज्यादा फायदेमंद होता है तब जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, जब मात्रा में ऑक्सीजन जरूरत होता है उस एनिमल में, ठीक है ना, जिन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी नीड चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस, बर्ड्स फॉर एग्जांपल ईगल, हेन्स, कॉक, और मैमल्स में आ गया हम लोग को क्या, डॉग, एलिफेंट, लायन, टाइगर, यही सब एक्सेट्रा, आप लोग भी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो सेपरेशन राइट साइड और लेफ्ट साइड में सेपरेशन का किसमें ज्यादा जरूरत होता है, बर्ड्स, मैमल्स और ह्यूमंस में, ठीक है ना। देख लो ये क्या, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग का ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, हम लोगों ने पढ़ा था, और यहाँ था हम लोग का डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं। अब वो एनिमल जिन्हें एनर्जी चाहिए ही नहीं इस पर्पस के लिए, मतलब जिन्हें एनर्जी चाहिए नहीं इस पर्पस के, सर क्या बोल दिया आपने, इन एनिमल दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड इन टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब जिन्हें एनर्जी नहीं चाहिए इस पर्पस के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब ह्यूमंस, मैमल्स और बर्ड्स में क्यों इंपॉर्टेंट होता है सेपरेशन, सेपरेशन से इसलिए होता है क्योंकि हाई एनर्जी नीड होती है। अरे गलत ही चलाते, रुक जाओ इसको इरेज कर देते हैं, हाईलाइट ही कर देता हूँ इसको, है ना। अब यहाँ से देखो इसलिए जरूरी होता है, ये देखो हाई एनर्जी नीड होती है, ठीक है ना, हाई एनर्जी नीड, और इससे ये फायदा होता है कि हम लोग अपना, और इस एनर्जी को यूज करके हम लोग अपना मेंटेन करते हैं क्या, बॉडी टेम्परेचर। ये पॉइंट याद रखना एकदम इम्पोर्टेंट है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड का सेपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाई एनर्जी नीड मिलती है। अब हाई एनर्जी की वजह से क्या होता है, हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, चाहे हम लोग हिमालय में भी चले जाए तब भी हम लोग का टेम्परेचर क्या से होगा, 37 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही होगा। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। अब जो एनिमल को नहीं चाहिए एनर्जी इस पर्पस के लिए, उनका टेम्परेचर डिपेंड करता है टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग याद रख लेना कि जिन्हें एनर्जी इस पर्पस के लिए नहीं चाहिए वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से अपना काम चला लेते हैं, ठीक है ना। अब एनिमल्स, एनिमल जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल है। अब देखो एनिमल, अब एनिमल्स तो भाई साहब सब आ गए, एम्फीबियन, रेप्टाइल आ गए। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल, देखो ऑल रेप्टाइल यहाँ नहीं लिखा, मेनी रेप्टाइल्स, ठीक है ना। मतलब कुछ रेप्टाइल ऐसे होते हैं जिनका 3 चैम्बर्ड हर्ट नहीं होता। पहले हम लोग मेन समझ लेते हैं, एम्फीबियन और बहुत सारे रेप्टाइल का होता है 3 चैम्बर्ड हर्ट। कैसा चैम्बर्ड हर्ट होता है, हम बोलो बच्चों, 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, जो कि हम लोग का टॉलरेट मदद करता है मिक्स। अब उससे क्या होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, लेकिन उससे वो लोग को दिक्कत ही नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि वो एम्फीबियन और रेप्टाइल है, ठीक है ना। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया है। और फिशेस में भी 2 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं लाइक अस, ठीक है ना। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर, देखा, फिशेस भी पानी में रहती है, और रेप्टाइल्स भी क्या रहते हैं, देखो सब रेप्टाइल पानी में नहीं रहते। फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल पानी में रहता भी है, नहीं भी रहता है। एनाकोंडे पानी में रहता भी है, बाहर भी रह सकता है, ठीक है ना। तो फिशेस जो होती है उनके पास भी 2 चैम्बर्ड होता है हार्ट में, ठीक है ना। लेकिन ब्लड उनके गिल से जाके
ब्लड जो पंप होता है गिल से वहां जाके ऑक्सीनेटेड होता है, कहाँ जाके, ब्लड हम लोग का गिल्स में जाते हैं, वहां से ऑक्सीनेट होता है, उसके बाद वो पास होता है हम लोग का होल रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। वो गिल से उसको फोर्स थ्रू कर देते, देखो जहाँ आई बटन में मैंने रेस्पिरेशन इन फिशेस का लिंक दे दिया है, ठीक है ना, जाके देख लो, काफी मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को लगेगी, क्योंकि बेसिक इंट्रो एनसीईआरटी में आप लोग को दिया गया, और वो बेसिक इंट्रो यार काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे लिंक दे दिया मैंने, फटाफट से जाके देख लीजिए, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड वर्टेब्रेट्स, ठीक है ना, वर्टेब्रेट्स में क्या होता है कि ब्लड एक ही साइकिल में दो बारी हार्ट से चली जाता है, और इसको कहते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।